नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके बीच में एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि बीडीओ, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और विशेष करके ये जो आज का पेपर बना हुआ है, ये बीडीओ और पटवारी के लिए विशेष रूप से समर्पित है। इस पेपर में आज जो आपके सामने जो पेपर आएगा, इस पेपर में यदि आप 65 नंबर क्रॉस कर पा रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। और जो अभ्यर्थी 70 नंबर के आंकड़े को छू पाएंगे इस पेपर में, उनको तो है ना, कोई भी नहीं रोक सकता है, वो तो सिर्फ टॉप करेंगे से। इस पेपर में जो 70 प्लस नंबर लाते हैं, या आप में से अगर 70 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो आप ग्रुप सी के पेपरों में टॉप नंबर में आने वाले हैं। तो आजमाइए अपने आप को कि आप 65 और 70 के बीच में इस पेपर में हैं। अगर हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ये रहा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न। 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान और दाइना। तो देखिए जरा, यहां से देखो आप, जो दाइना है, जो दाइना है ये एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा ये क्या होगा? दक्षिण होगा। दक्षिण का तद्भव है दाहिना, और कृषक का तद्भव है किसान, और इधर से क्षेत्र का तद्भव है खेत। लेकिन इधर जो राजा शब्द है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। और इस राजा का अगर हम तद्भव देखेंगे, इस राजा का जो तद्भव होता है वो होता है राय। क्या होगा? राय लिखा होगा कहीं पे। क्या लिखा होगा? राय लिखा होगा। तो राजा का जो तद्भव है ये क्या हो जाएगा? राय हो जाएगा। जबकि क्षेत्र, कृषक और दक्षिण, ये सारे क्या हैं? तत्सम हैं। और यहां भी राजा होना चाहिए था तत्सम में, और इधर राजा का क्या होना चाहिए था? राय होना चाहिए था यहाँ पे, तब जाकर के ऐसा होता। तो यहां पर तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? राजा नहीं है। राजा एक तत्सम शब्द है, और राजा का तद्भव कौन सा है? राय है। खेत, किसान और दाइना ये सब तद्भव शब्द है, और इनके तत्सम शब्द हमने ये सामने लिखे हुए हैं। तो पहले का हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखें, कुमाऊनी भाषा में बड़े भाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कुमाऊनी भाषा में बड़े भाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दीजिए, ठुलदा, दद्दा, दाजू, दद्दा, ठुलदा, उपरोक्त सभी। तो देखो आप, बड़े भाई के लिए किस शब्द का प्रयोग कुमाऊनी में किया जाता है? हमारा आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दाजू, दद्दा, ठुलदा सभी जो है बड़े भाई के लिए कुमाऊनी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखो, अगला तीसरा प्रश्न ये रहा, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? कालिदास की कौन सी वो रचना है जिसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभव। तो हमारा आंसर इसमें रहने वाला है क्या? डी, कुमार संभव। कुमार संभव में कालिदास की एक रचना है, कालिदास की रचना है, सारी रचनाएं कालिदास की हैं। और इस कुमार संभव में जो है औषधि प्रस्थ कहा गया है, औषधि प्रस्थ कहा गया है, औषधि प्रस्थ। ठीक है जी, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है? कुमार संभव में। दूसरी बात याद रखना आप, एक पुस्तक है चरक की, जिसे हम बोलते चरक संहिता। ये जो चरक संहिता पुस्तक है, इस चरक संहिता में आपको याद रखना है कि जो ये चरक संहिता पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहला तो क्वेश्चन मिलेगा हमें कि जो चरक संहिता है वो किसके द्वारा लिखी गई है?
चरक के द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता पुस्तक किसकी है? चरक की है। और इस चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हमारा आंसर आएगा वानस्पतिक बगीचा। वानस्पतिक बगीचा यानी वानस बगीचा किसको कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है। और जो हिमालय है उसको क्या कहा गया है? हिमालय को क्या गया? हिमालय को चरक संहिता में किस नाम से जाना जाता है? कई बार परीक्षाओं में परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रखा है कि चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया, तो आंसर बनेगा क्या? वानस्पतिक बगीचा। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड चरक संहिता में हिमालय को किस नाम से जाना गया है? तो हमारा आंसर होगा हिमवंत औषधम भूमि नाम। क्या बनेगा? हिमवंत औषधम भूमि नाम। हिमवंत औषधम भूमि नाम। हिमवंत औषधम भूमि नाम। ठीक है जी। ये नाम किसको है? ये नाम किसके लिए है? हमारा आंसर होगा हिमालय के लिए। तो आपको याद रखना है कि यहां पर कालिदास की जो कुमार संभव है इसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है, लेकिन जो चरक संहिता है इसमें हिमालय को क्या कहा गया? हिमवंत औषधम भूमि नाम कहा गया है। और इसी चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा के नाम से जाना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, चौथा प्रश्न। पार्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बताने कि पर्यायवाची शब्द पार्वती का कौन सा नहीं है? गिरजा, अर्पणा, शैलजा और शिवानी। इन चारों विकल्पों में से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखो जरा, यहां पर देखो आप, जो शिवानी है ये भी पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है जी। उसके अलावा शैलजा ये भी पार्वती का पर्यायवाची है। जो गिरजा है ये भी पार्वती का पर्यायवाची। ये तीनों जो है ये पार्वती के पर्यायवाची है। ठीक है जी, पार्वती के पर्यायवाची ही है, पार्वती के। ठीक है जी, पार्वती के पर्यायवाची गिरजा, शैलजा और शिवानी। लेकिन जो ये अर्पणा है, ये अर्पणा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये अर्पणा लिखा हुआ है। अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अगर अपर्णा होता, ये अपर्णा जो है ये पार्वती का पर्यायवाची है। तो यहां पर इसलिए ये पर्यायवाची नहीं है क्योंकि यहां पर अर्पणा लिखा हुआ है। अर्पणा नहीं बल्कि क्या है, अगर ये होता क्या, अपर्णा, अगर अपर्णा होता तब पार्वती का पर्यायवाची होता। तो इसलिए इन चार विकल्पों में से हमारा जो आंसर रहेगा वो बी वाला, जिन अभ्यर्थियों ने बी टिक करा हुआ है वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। ईमानदारी से अगर आप पेपर कर रहे हैं तो अजमाइए, आपके क्या 65 प्लस हो रहे हैं? 60 प्लस भी बहुत कम रहेंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर 65 प्लस कोई है तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी। आगे देखो, पांचों प्रश्न। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहां पर बताना है कि इन चारों विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक, देखो जरा कौन सा इनमें से आपको ठीक लगता है। यहां पर छोटा आ है, या है, यहां बड़ा या है। यहां आ बड़ा है, आभ्यांतरिक, यहां आभ्यांतरिक, यहां या बड़ा है। इन चारों विकल्पों में से बताओ पांचों क्वेश्चन में कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछा गया है, ग्रामर का प्रश्न है। आप देखो आने वाले टाइम में वीडियो में आ सकता है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन सा सही रहने वाला है? आप में से जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन्होंने पांचवा का सी विकल्प करा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है जी, सी की तरफ जाएंगे, पांचवा का सी विकल्प। आगे देखो, छठा प्रश्न। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर आए या झल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो आ गए पंकज नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें बताना है आपको कि इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपको अलंकार बताना इसमें। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको देखना है यहाँ पे। इसमें मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जहां पर मनु मानव मनहु आता है, मनु मानव मनहु जनु जानो जनऊ जहां पर आएगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यहां पर देखो आपके पास मानव आ रखा है,
इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मनु मानो मनो जनु जानो जनो ऐसे वाचक शब्द अगर किसी पंक्ति में मिलते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, क्या महादेवी वर्मा की निहार है? क्या मैथिली शरण गुप्त की कामायनी है? क्या पंत की तोड़ती पत्थर है? क्या निराला की साकेत है? इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो बिल्कुल सही है, 3 जोड़े इसमें गलत है। तो भाई इसमें देखो आप, इसमें आपको देखना कि जो निहार है ये महादेवी वर्मा की है, जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की है, जो तोड़ती पत्थर है ये निराला की रचना है, और जो साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है? यहां कामायनी के आगे मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ है, इसलिए ये बी वाला गलत हो जाएगा। यहां तोड़ती पत्थर के आगे पंत लिखा हुआ है, जबकि आंसर क्या है? निराला है। और यहां गुप्त के आगे, यहां जो है साकेत के आगे निराला लिखा हुआ है, जबकि ये साकेत किसकी है? गुप्त की है। तो यहां पर हमारा एक ही आंसर है, ए वाला। ए की तरफ जाएंगे। महादेवी वर्मा की जो निहार है ये जोड़ा बिल्कुल सही है, बाकी तीनों के तीनों जोड़े जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न फिर से है, सही युग्म की पहचान करिए। सही युग्म की पहचान करनी आपने। और सही युग्म में काले टोपी, क्या काले टोपी होती है? क्या काले टोपी सही है क्या? भाई काली टोपी होती तो बिल्कुल सही होता। काले टोपी क्या हो गया? काले क्या हो गया? काली टोपी, टोपी अगर ये होता तो ये बात सही होती, इसलिए ये बात हमारी गलत हो जाती है। उसके अलावा दूसरी बात यहां पर क्या बोली गई? दूसरी बात में बोली गई है कि सुनहरी, सुनहरी पत्ता, सुनहरी पत्ता, सुनहरी नहीं होता पत्ता, यहां पर क्या होगा? सुनहरा पत्ता, इसलिए ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी? गलत। फिर तीसरी बात बोला गया दुबला पतला लड़का, दुबला पतला लड़का, तो दुबला पतला लड़का ये बात बिल्कुल सही है। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होना था, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहां पर 8वां का हमारा जो है सी की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये रहा, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के या जापानी के? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस भाषा के शब्द हैं आल्पिन और गमला। विदेशी तो हैं, कौन से विदेशी भाषा के हैं? तो यहां पर हम बी की तरफ जाएंगे। बी की तरफ, आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द। 10वां प्रश्न है, खाणो हुना गेठी कमर लगी पेटी, इसका अर्थ चुनना है। ठीक है जी, खाणो हुना गेठी कमर लगी पेटी, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। लोकोक्ति का सही अर्थ चुनाव करना है। सर्वथा विपरीत विचारधारा, सर्वथा विपरीत विचारधारा, विपरीत विचारधारा, कार्य करके निष्फल होना, झूठी शान दिखाना और काम के समय सामान्य ढूंढना। तो इसको समझने का प्रयास करिए। खाण हूं न गेठी, खाण हूं न गेठी मतलब खाने के लिए तो है नहीं है ना, घर में तो खाने के लिए नहीं है, लेकिन टाई बेल्ट लगा करके कमर लगी पेटी मतलब कमर में बेल्ट लगी हुई है, सूट बूट पहना हुआ है, चकाचक दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर खाने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा झूठी शान दिखाना, है ना। तो 10वां का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, झूठी शान दिखाना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 11वां प्रश्न, केशव कहीं न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? केशव कहीं न जाय का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? देखो भाई, कबीरदास की है, रहीम दास की, केशव दास की या तुलसीदास की? तो इसमें से हम कहां जाएंगे? तुलसीदास की एक रचना है जिसे बोलते हैं विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ठीक है जी, कई बार आते कि तुलसीदास की जो विनय पत्रिका ये किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। कई बार आते कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। ठीक है जी, तुलसीदास जी जो है भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और उन्होंने जो विनय पत्रिका नाम की जो पुस्तक लिखी है उसी में एक पंक्ति आती है, केशव कहीं न जाय का कहिए। तो यहां पर अगर ऐसा पूछता है तो हमारा आंसर होगा डी, तुलसीदास। लेकिन अगर कभी अगर पंक्ति आती है कि ये पंक्ति किस पुस्तक की है, हमारा आंसर होगा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? हम बोलेंगे ब्रज भाषा। जबकि रामचरितमानस की भाषा क्या है?
अवधि भाषा। इसी प्रकार से 12वां प्रश्न है, सही युग्म चुनिए। सही युग्म का चुनाव करना इन चारों विकल्पों में से। पश्चिमी हिंदी आगे लिखा हुआ है, खड़ी बोली हिंदी क्या सही है? बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली और पहाड़ी हिंदी बघेली। तो भाई पहाड़ी हिंदी बघेली नहीं, बघेली तो ABC है ना, ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी एक साथ आते हैं। पहाड़ी में तो गढ़वाली कुमाऊनी में आते हैं। और पूर्वी हिंदी ये भी नहीं आएगा जी, बिहारी में ये भी नहीं आएगी भाई। एक ही है हमारे पास पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, जिसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी हिंदी कौरवी या खड़ी बोली इसी को बोलते हैं। और पहला विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे जो है ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पारसी। इनमें बताना है चूलिका किसका भेद है। भाई किसका भेद है याद रखना, आपको कई बार चूलिका पूछ लेगा। अभी इसने चूलिका पूछा कि चूलिका किसका भेद है। हो सकता है आने वाले टाइम में चंडाली पूछ ले, चंडाली पूछ ले, चंडाली किसका भेद है। हो सकता है आने वाले में पूछ ले इसी प्रकार से ढक्की किसका भेद है। तो चंडाली हो, ढक्की हो, उसके अलावा सौरसेनी हो, सौरसेनी हो, उसके अलावा महाराष्ट्री हो, महाराष्ट्री हो, या फिर अर्धमागधी हो, ये सारे के सारे जो है प्राकृत के भेद माने गए हैं। तो यहां पर चूलिका जो है किसका भेद होगा? प्राकृत का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां, खग कुल कुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? यहां पर खग कुल कुल सा बोल रहा है, इन पंक्तियों में बताना कि अलंकार कौन सा है, कौन सा अलंकार है। भाई ये खग कुल कुल सा बोल रहा है, ये जो पंक्तियां हैं ये प्रसाद की हैं, ये प्रसाद की लिखी हुई है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, लेकिन यहां पर अलंकार बताया है कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो भाई यहां पर एक शब्द है कुल, खग कुल, और एक है कुल कुल। तो यहां खग कुल का मतलब ये कि खग कुल यानी पक्षियों का समूह। खग कुल का मतलब है कि पक्षियों का समूह। खग कुल का मतलब है पक्षियों का समूह। ठीक है जी। और कुल कुल, कुल कुल का मतलब ये कि पक्षियों का जो एक प्रकार से चहचहाना है, जो उनकी चहकने की आवाज है। तो एक कुल का मतलब यहां पर हो गया पक्षियों का समूह, ये कह सकते हैं। इसका मतलब हो गया यहां पर पक्षियों का समूह, पक्षियों का समूह बोल सकते हैं। और दूसरा जो ये कुल कुल है, ये पक्षियों की जो चहकना बोल सकते हैं, पक्षियों का चहाकट बोल सकते हैं, या पक्षियों का चहकना बोल सकते हैं, जो भी आपको समझना होगा। ठीक है जी। पक्षियों की जो करलव आवाज है, जो पक्षियों की चहकने की जो आवाज है, उसे हम कुल कुल बोल रहे हैं, कुल कुल कर रहे हैं, पक्षी जो है कुल कुल कर रही है, चहकने की आवाज आ रही है। और यहाँ पर खग कुल मतलब एक प्रकार से समूह है, यानी कुल कुल शब्द 2 बार आया है, और दोनों ही बार उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। ये कुल एक साथ है, और ये कुल जो है किसके साथ है, खग के साथ है। तो इस कुल खग कुल का मतलब क्या है, पक्षियों का समूह। और इस कुल कुल का मतलब कि पक्षियों का चहकना बोल सकते हैं, पक्षियों का चहकना बोल सकते हैं, कि पक्षियों का जो चहकना है या चहकना है, उसे हम इससे ले सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमारा जो आंसर रहने वाला वो कौन सा है, ए वाला, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। 15वां, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? इसमें नहाकर, तो इसमें नहाकर क्या होगा जी इसमें? ठीक है जी, संयुक्त क्रिया होगा, प्रेरणात्मक क्रिया होगा, द्विकर्मक क्रिया होगा, या पूर्वकालिक क्रिया होगा। इसमें बताना आपको कौन सी क्रिया होगी इसमें। ठीक है जी। तो जहां पर कर लास्ट में लगेगा, आप नहाकर, नाचकर, पढ़कर, लिखकर, दौड़कर, वहां समझ जाना कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये होता है कि कर्ता अगर किसी काम को कर रहा है, कर्ता ने सपोज करके कोई एक काम किया, और इस काम को खत्म करके फिर वो यहाँ दूसरा काम करने जा रहा है, दूसरी क्रिया करने जा रहा है, तो इस दूसरी क्रिया को करने से पहले की गई जो क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। नहा कर मतलब उसने नहा लिया, उसके बाद कर रहा है, तो कर कर जहां आएगा वहां पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ये रहा 16वां प्रश्न। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है?
अब भाई व्यर्थ जो शब्द है, ये जो व्यर्थ शब्द लिखा हुआ है व्यर्थ, इसमें बताना है कि व्यर्थ में किस शब्द की संधि हुई है। तो पहली बात तो भाई विच्छेद करेंगे कि वी प्लस अर्थ, इस प्रकार से बनेगा ये व्यर्थ। अब यहां पर देखो आप, यण संधि है यहाँ पे, जहां पर जो है या वा से पहले आदि अक्षर आता है वहां यण संधि होती है। तो यण संधि का नियम क्या बोलता है यहाँ पर देखो आप, मैं यहां से ई अलग निकाल देता हूं और यहां से अर्थ ये लिख देता हूं। तो इस शब्द का अंतिम अक्षर ई हो गया, इस शब्द का पहला अक्षर आ हो गया, यानी ई और आ के बीच में संधि हो रही है। ई और आ के बीच में क्या हो रही है, संधि हो रही है। और ई के बाद अगर समान स्वर आता है तो ई का या बन जाता है। ई के बाद अगर समान स्वर आ रहा है तो ई का क्या बनेगा, या बनेगा, बाकी सब नीचे उतर जाएगा। ठीक है जी, ये अर्थ हो गया। और इधर से जो है ई के स्थान पर अब या हो गया, और इधर से हमारे पास केवल वाह बचा, क्योंकि ई का तो या हो गया है। ये भी आधा है ना, ये भी आधा है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे पास स्वर है यहाँ पर, तो ये अब हलंत हट जाएगा इसके नीचे से। और इधर से वाह है तो ये यहाँ स्वर है नहीं देने के लिए, तो ये आधा या रहने, और इधर से हमारे पास क्या है था। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, व्यर्थ बन गया। तो व्यर्थ शब्द में यण संधि है और ई प्लस आ का संयोग यहां पर हुआ है। ई प्लस आ का, ई और आ के बीच में यहां पर संधि हुई है, इसलिए हमारा जो आंसर रहने वाला वो कौन सा है, डी वाला। आगे देखो 19वां प्रश्न, चूल्हे में जलती हुई, देखो आप बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। चूल्हे में जलती लकड़ियों की आवाज को गढ़वाली भाषा में, चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की आवाज को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है। भाई बरबराहट कहा जाता है, बरबराहट ये ऐसा होना था, बरबराहट कहा जाता है, बबड़ाहट कहा जाता है, या लुलियाट कहा जाता है, या फिर सबलाट कहा जाता है। बताइए फटाफट करके, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने की पूरी पूरी गुंजाइश है इसकी। क्या कहा जाता भाई, चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की आवाज को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, क्या बरबराहट कहा जाता है, या बबड़ाहट कहा जाता है, या लुलियाट, या सबलाट। ठीक है जी, आपको जो कंफ्यूजन होगा इन दो में होगा, या तो ए में या तो फिर बी में। आपको याद रखना है कि जो बरबराहट है, बरबराहट है, ये कुमाऊनी में कहते हैं, ये कुमाऊनी में कहते हैं। चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की आवाज को कुमाऊनी में क्या कहते हैं, तब आंसर होगा बरबराहट। लेकिन यहां पूछा गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है, तो गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है भाई, बबड़ाहट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बबड़ाहट कहा जाता है, ये गढ़वाली में कहा जाता है। तो गढ़वाली में जलती हुई लकड़ियों की आवाज को बबड़ाहट कहा जाता है और कुमाऊनी में बरबराहट कहा जाता है। लुलियाट का मतलब होता है, लुलियाट एक प्रकार से जो है ये रोने की आवाज है, रोने की आवाज। और सबलाहट मतलब एक प्रकार से शरीर में जब एक प्रकार से यूं कहें कि एक प्रकार से शरीर पर जो है जैसे कोई ऐसा आपको ऐसा एहसास हो कि कोई रेंग रहा है, कोई हो सकता है कोई आपकी चींटी चढ़ जाए और ऐसा मतलब चढ़ जाए तो आपको सबलाहट होना, तब उसको क्या बोलते हैं, उस ध्वनि को सबलाहट बोलते हैं। ठीक है जी, कोई हो सकता है कोई भी जो है चींटी वगैरह वगैरह अगर आपके शरीर में चढ़ती है, ऐसी चढ़ रही है, तो आप कहेंगे ये सबलाहट हो रही है। ठीक है, तो इसको सबलाहट कहते हैं। और लुलियाट मतलब एक प्रकार की रोने की आवाज। तो ये 17वां का हमारा जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बी बबड़ाहट बिल्कुल सही आंसर है। 18वां प्रश्न देखो, तौन तनखा बजराम हवलदारी नामक मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तौन तनखा बजराम हवलदारी नामक मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। सुपात्र का ऊंचे पद पर पहुंचना, केवल नाम का बड़ा होना, काम के अनुसार तनख्वाह होना और उपरोक्त सभी। तौन तनख्वाह बजराम हवलदारी, मतलब तौन तनख्वाह का मतलब कि तनख्वाह जो है, तौन तनख्वाह मतलब तनख्वाह नहीं है, कोई खास तनख्वाह नहीं है बजराम की, लेकिन नाम का वो क्या है, वो हवलदार साहब आ गए, हवलदार साहब है, नाम का बड़ा है हवलदार साहब, लेकिन तौन तनख्वाह, तनख्वाह कुछ है ही नहीं है। तो केवल नाम का बड़ा होना, बी की तरफ जाएंगे, केवल नाम का बड़ा होना, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां का बी। अगला प्रश्न देखो आप, सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता कौन सी है। और ये भी बता दो आपको कि सुमित्रानंदन जो पंत है ना, इन्हें हिंदी साहित्य में पढ़ते हम, और ये हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं।
ठीक है जी। और कुमाऊं के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा का उस समय का जो कौसानी है, आज बागेश्वर कौसानी है, जहां से इनका संबंध है। लेकिन खास बात यह है कि कुमाऊं से संबंध होने के बावजूद भी इनकी कुमाऊनी में एकमात्र कविता मिलती है। तो सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा में एकमात्र कविता कौन सी है, उसी कविता को ये पूछना चाह रहा है। क्या ब्रूंस है, क्या महारथी है, क्या तीर्थशिला है, या प्रेमवधा है? बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही आंसर है? कौन सा सही आंसर है? जो एक ही तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 20वां, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति का चुनाव कीजिए। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो ऊंची है लेकिन वहां पर पकवान जो है फीके मिल रहे हैं। यानी आडंबर बहुत है, दिखावा बहुत है, लेकिन वास्तविकता जो है कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हमारे ये पूरे हो गए हैं। और आप देखिए 20 में से आपके हिंदी में कितने आ रहे हैं। अब जो हरिद्वार वाले हैं, उधम सिंह नगर वाले हैं, उनकी बार बार है ना, उनका जब कमेंट पढ़ता हूँ तो वो लिखा रहता है कि हमारा भी ध्यान रखो, गढ़वाली कुमाऊनी तुम ज्यादा भर लेते हैं। अब भाई आयोग पूछ ही ऐसा रहा है, हम कौन होते हैं क्वेश्चन देने वाले? आयोग के पैटर्न में हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, और आज फिर भी कम है गढ़वाली कुमाऊनी। किसी किसी पेपर में 7 प्रश्न जो है, 7 से 8 प्रश्न गढ़वाली कुमाऊनी के भर दे रहा है, लेकिन किसी प्रश्न में 2 या 3 प्रश्न भी आ रहे हैं, कहीं 4 भी आ रहे हैं। तो आयोग पे डिपेंड करता है कि वो कितने डालता है। ठीक है जी, आप तैयार रहिए। गढ़वाली कुमाऊनी की एक किताब ले लीजिए आप, और इनको ठीक करिए। अगर आती है तो ठीक है, और नहीं भी आती है तो कोशिश करिए, है ना। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। जहां इतनी चीजें हम पढ़ रहे हैं तो वहां इतनी एक किताब और पढ़नी पड़ गई तो क्या हो गया। और विशेष करके कुमाऊनी लोकोक्ति, गढ़वाली लोकोक्ति यही पूछ रहा है, या थोड़े बहुत शब्दावली याद कर ली। ठीक है जी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं देख लीजिए आप। अब बारी है उत्तराखंड की। ये रहा उत्तराखंड का पहला प्रश्न। उत्तराखंड का पहला प्रश्न ये रहा, थैलीपाटन नामक तांबे का भंडार राज्य में कहाँ है? थैलीपाटन तांबे के भंडार के लिए बहुत फेमस है उत्तराखंड में, और थैलीपाटन नामक जो तांबे के भंडार पाए जाते हैं ये राज्य में कहाँ है? ये थैलीपाटन नाम की जगह क्या पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, अल्मोड़ा में है, या बागेश्वर में है? तो थैलीपाटन कहाँ जगह पड़ती है? हमारा आंसर होगा डी वाला, बागेश्वर में। किस चीज के लिए बड़ा फेमस है? हम बोलेंगे तांबे के भंडार के लिए बड़ा फेमस है। कौन फेमस है? थैलीपाटन। थैलीपाटन है, थैलीपाटन कहां पड़ता है? बागेश्वर में। ठीक है। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है, गोरखा काल के निम्न करों को सुमिलित करें। गोरखा काल के निम्न करों को सुमिलित करें। करिए भाई सुमिलित। ये देखो आप, स्क्रीन पूरी छोड़ दी मैंने, मिलाओ आप फटाफट फटाफट करके। कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है? मिलाइए फटाफट करके, मिलान करिए। कौन सा आपको ठीक लगता है? 22वां प्रश्न देखो जरा। देखो भाई 22वां प्रश्न देखो, जो सलामी है ये एक प्रकार का क्या है? नजराना है, का 4 हो जाएगा। जो खा है मांगा, मांगा एक प्रकार का जो है युद्ध के समय दिया जाने वाला एक कर है, यानी खा का हो जाएगा हमारा क्या? 3। मांगा जो है मांगा, मांगा जो है युद्ध के समय दिया जाने वाला एक कर है। और जो गा है पुंगरी, ये एक प्रकार से भूमि से संबंधित है, भूमि कर है, यानी गा का हो जाएगा हमारा क्या? 2। गा का 2, यानी का 4, का 4, का 4, का 4 यहां है और यहां है। गा का 3, यानी खा का 3, खा का 3 यहां है। ये डी वाले की तरफ जाएंगे जी हम, ये वाला। तो हमारा डी वाला विकल्प सही है। 22वां का डी वाला विकल्प जिन्होंने किया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा 23वां प्रश्न, पिथौरागढ़ में टोकरिया मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? बताना है आपको। पिथौरागढ़ में जो टोकरिया मेला लगता है ये किस अवसर पर लगता है? क्या विषुव संक्रांति पर लगता है, मकर संक्रांति पर लगता है, घी संक्रांति पर लगता है, या कर्क संक्रांति पर लगता है? ठीक है जी, आपको बताना है कि टोकरिया मेला कहां लगता है या किस अवसर पर लगता है। तो भाई ये तो आंसर है यही, पिथौरागढ़ में लगता है टोकरिया मेला। लेकिन किस अवसर पर लगता है पिथौरागढ़ में टोकरिया मेला? आपको बताना है किस अवसर पर भाई।
भाई आंसर होगा घी संक्रांति के अवसर पर, घी संक्रांति के अवसर पर। यह है हमारा आंसर, घी संक्रांति के अवसर पर लगता है। घी संक्रांति के अवसर पर कौन सा मेला लगता है? टोकरिया मेला। और टोकरिया मेला कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। आगे देखो 24वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। पहला है गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है जी। और कप्पू चौहान पर जीत का उल्लेख तारद गहलोत ने अपने सदैई गढ़वाली काव्य में किया है। ये कथन 1 है और कथन 2 है, और इसके नीचे लिखा हुआ है इधर से गढ़वाली 1 सही है, 2 सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ध्यान आपको ये रखना है कि तारद गहलोत की जो ये सदैई नाम की जो गढ़वाली काव्य है, ये भाई बहन पर आधारित, इसमें भाई बहन का प्रेम है इसमें, ठीक है जी। भाई बहन के प्रेम का एक बढ़िया उदाहरण है, बढ़िया पुस्तक है, गढ़वाली काव्य है सदैई तारद गहलोत की। कई बार आती है सदैई नाम की जो रचना है या कविता है वो किसकी है? तारद गहलोत की है। और गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? कप्पू चौहान। ऐसा भी कई बार प्रश्न आता है, ठीक है जी। तो यहां पर हमारा आंसर रहने वाला 1 और 2 दोनों सही हैं। सी की तरफ जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला 25वां प्रश्न, पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। यह किस पंवार शासक के दरबार में रहते थे? उत्तराखंड का दूसरा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। भाई 2 बातें हैं यहां पर। गढ़वाल का चाणक्य अगर हम बोलते हैं गढ़वाल का चाणक्य, तो आंसर क्या बनेगा? पुरिया नैथानी। क्या बनेगा जी? पुरिया नैथानी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन इसी प्रकार से बोलेंगे कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? तब आंसर क्या बनेगा? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, और पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, या उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। उत्तराखंड का चाणक्य या गढ़वाल का चाणक्य किसको कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। और कुमाऊं का चाणक्य किसको कहा जाता है? हरदेव जोशी को। और उसके अलावा एक हर्षदेव औली है जिसे काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। हर्षदेव औली काली कुमाऊं का शेर, हरदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य, पुरिया नैथानी गढ़वाल का चाणक्य या उत्तराखंड का चाणक्य है। तो ये किस राजा के दरबार में थे? आंसर होगा हमारा क्या? फतेह पति शाह के दरबार में। किसके दरबार में रहते हैं? फतेह पति शाह के दरबार में। आगे देखो, आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं भी नहीं है। यह कथन राहुल सांकृत्यन ने किस मूर्ति को देखकर कहा था? किस मूर्ति को देख करके कहा उन्होंने ये बात? क्या केदारनाथ मंदिर की मूर्ति को, कालीमठ में स्थित हरगौरी की मंदिर को, शंकर मठ में स्थित शंकर की मूर्ति को? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो आप बी की तरफ जाएंगे, कालीमठ रुद्रप्रयाग में जगह पड़ती है। और यहां पर हरगौरी की जो मूर्ति है, हरगौरी के मंदिर में जो कालीमठ में है, वहां की मूर्ति को देखकर, हरगौरी की मूर्ति को देख करके राहुल सांकृत्यायन साहब ने कहा था कि आज सारे भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति जो है कहीं भी नहीं है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या रहने वाला है? बी वाला आंसर रहेगा। आगे देखो 27वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की एक प्रमुख पहल है जिसे 23 फरवरी 2018 में शुरू किया गया। और दूसरा है सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 है। इनमें से बताना है आपको कौन सी बात सही है। कथन क्या केवल एक सही है, या 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या दोनों गलत है? बताइए इनमें से। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको बहुत शानदार मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। और आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो फिर आपको सूचना कहां से मिलेगी कि क्लास कब पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। तो इस प्रकार की अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, निम्न कथनों पर विचार करें। बताइए इनमें से कौन सी बात सही है? बताइए भाई कौन सी बात सही है इसमें? देखो आप लगा दिया होगा आपने। देखो भाई पहली वाली बात तो गलत है, और गलत इसलिए है कि ये 23 फरवरी 2018 को ना होकर के ये 2019 में शुरू हुई थी। और सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है ये 1905 में है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत मुख्यमंत्री से करनी हो तो 1905 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
कार्यालय की एक पहल बताई जाती है जो कि 23 फरवरी 2019 को शुरू की गई। तो हमारा आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है यहां पर, केवल 2 सही है, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो 28वां प्रश्न, सही लोकगीतों का उनके संबंधित क्षेत्रों से सही मिलान करें। करें भाई, सही मिलान करें जी, सही मिलान करिए। पहली बात है काफुआ गीत, और काफुआ गीत जो है ये किससे संबंधित है, समसु देवता से संबंधित गीत है जी। समसु देवता से संबंधित गीत क्या कहलाता है, काफुआ गीत कहलाता है। यानी हमें आ का चाहिए 3, आ का 3, आ का 3 देखो भाई, आ का 3 सी की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। खुदेड़ क्या है, बिरह गीत है, यानी बा का 1 सही जा रहा है, और सा का 2 यानी सा का 2, सा का 2, सा का 2 का चूरा गीत भेड़ चरवाई, और छोड़ा गीत क्या होगा, उपदेशात्मक, ठीक है जी। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा अगला प्रश्न 29वां, सही बुग्यालों का सही बुग्यालों का उनके संबंधित क्षेत्रों में उनसे संबंधित क्षेत्रों से सही मिलान करें। करिए भाई, मिलान करिए। कुश कल्याण बुग्याल बड़ा फेमस बुग्याल है, कई बार पेपर में आ भी रखा है, उत्तरकाशी में है जी, यानी आ का 2 चाहिए हमें। आ का 2 कहीं नजर आ रहा है क्या जी, ये डी की तरफ है जी, आ का 2 हो गया, इसी से बात पूरी बन गई हमारी। आगे देखिए तो गुरसों बुग्याल का है, चमोली में है, यानी 2 का बा का क्या चाहिए, ये आ का 2 हो गया, बा का क्या चाहिए 1, तो बा का 1 हो गया। पवाली कांठा कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है, यानी सा का 3, और रहाली कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। तो डी वाला विकल्प लॉक करिए, ये डी वाले की तरफ जाएंगे। देखिए आपके आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं। आगे देखो अगला 30वां, निम्न मेलों में सुमेलित है, कौन सा मेला इनमें सुमेलित है भाई। कुआनो मेला देखो भाई, कुआनो मेला चमोली दे रखा है, बासुकी नाग मेला चंपावत दे रखा है, घटकू मेला चंपावत। भाई जो कुआनो मेला पड़ता है ये देहरादून में है, देहरादून में लगता है कुआनो मेला। जो बासुकी नाग मेला है भाई ये पिथौरागढ़ में लगता है, बासुकी नाग मेला पिथौरागढ़ में है। और जो घटकू है, ये घटकू जो मंदिर है, घटकू मेला, ये चंपावत में है। और इधर से जो ये लखवाड़ है ये देहरादून, ठीक है, ये देहरादून ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर रहने वाला है, पहला वाला, ये बिल्कुल सही आंसर होगा जिसका। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 31वां प्रश्न, छाकू और सिल्दू किस जनजाति का मुख्य भोज्य पदार्थ है। क्या थारू का है, या राजी का, भोटिया का, जंसारी का। छाकू और सिल्दू ये किस जनजाति के मुख्य भोजन है जी, हमारा आंसर होगा सी, भोटिया जनजाति के भोजन है जी, छाकू और सिल्दू। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र क्या होगी, किशोरियों की उम्र क्या होगी। क्या 15 से 25 है, क्या 18 से 22 है, क्या 11 से 18 है, क्या 10 से 15 है। यहां पर आपको याद रखना कि जो ये मोनाल परियोजना चलाई गई, मोनाल जो ये परियोजना चलाई गई, एक तो बात है ये किशोरियों से संबंधित है, ये प्रश्न पेपर में बनेगा, किशोरियों से संबंधित है। और ये जो योजना चलाई गई थी ये 2011 में चलाई गई थी, और 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके लिए है। लेकिन ध्यान रहे एक और योजना यहां पर चलाई गई है, किशोरी सशक्ति योजना करके है। और किशोरी सशक्ति जो योजना है ये भी 11 से 18 वर्ष, अगर पूछेगा कि किशोरी सशक्ति योजना, किशोरी सशक्ति जो योजना है, किशोरी शक्ति योजना ये कब चलाई गई, तो 2001 में चलाई गई। और ये भी, इसका भी संबंध जो है 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों से, और इसका भी संबंध 11 से 18 वर्ष की किशोरियों से है। ये 2011 में चलाई गई, कौन सी, मोनाल परियोजना। और ये किशोरी शक्ति परियोजना ये 2001 में चलाई गई, इसका संबंध भी किशोरियों से है। तो यहां पर सी वाला जो विकल्प है यहां पर हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 33वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। चार रेखड़ा पुस्तक के लेखक, चार रेखड़ा भाई, चार रेखड़ा का मतलब 4 रेखाएं, ये जो पुस्तक लिखी है ये गजेंद्र नौटियाल की है। क्या ये बात सही है जी, बिल्कुल सही बात है जी।
इस पुस्तक में उत्तराखंड की 11 लोक कलाओं का संकलन किया गया है। क्या ये बात सही है? भाई ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। हमारा जो सी होगा, सी कथन, नहीं सी क्यों, डी वाला, जो डी वाला विकल्प होगा, दोनों कथन सही है। यहां पर चार रेखड़ा जो पुस्तक है गजेंद्र नौटियाल की है और इसमें इन्होंने उत्तराखंड की 11 कलाओं का, यानी उत्तराखंड के गांव और गांवों में जो संस्कृतियां हैं, है ना, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, उनका इन्होंने जो है यहाँ पर जो है अपनी पुस्तक में 4 रेखड़ा में जो है जिक्र किया है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही माने जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। निम्न कथनों पर विचार करें, और निम्न कथनों पर विचार आपने करना है। भाई कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा में हुई, क्या ये बात सही है? इसका पहला अधिवेशन, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता दयादत्त जोशी ने करी। भाई ये बात तो सही है, और लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई वो 1916 में हुई, और कहाँ हुई? भाई नैनीताल में हुई। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ 1917 में, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ? जयदत्त जोशी की। तो यहां पर का जो बात है ये हमारी गलत हो जाएगी, लेकिन खा जो बात है, खा कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो 34 का हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। 35वां देखना, गढ़वाल की किस व्यक्ति द्वारा अंग्रेजों से कर्णप्रयाग, गढ़वाल की किस व्यक्ति द्वारा अंग्रेजों से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने की मांग की गई थी? कौन वो व्यक्ति था, ठीक है जी, जिसने कर्णप्रयाग में रेल लाइन बिछाने की मांग करी थी? इनमें से क्या जसवंत सिंह रावत है, क्या दरबान सिंह नेगी है, क्या गब्बर सिंह नेगी है, क्या चंद्र सिंह गढ़वाली है? कौन सा इसमें आंसर रहने वाला है? ठीक है जी। आपको याद होगा कि जब हम विक्टोरिया क्रॉस पढ़ते हैं, तो विक्टोरिया क्रॉस जो है सबसे पहले उत्तराखंडी जो मिला वो कौन व्यक्ति था? दरबान सिंह। दरबान सिंह, और दरबान सिंह को कब मिला? तो 1914 में पहले व्यक्ति थे। और गब्बर सिंह को मिला कब? 1915 में। तो सब पहला जो व्यक्ति है वो दरबान सिंह है, और सबसे युवा जो व्यक्ति है विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला वो कौन है? गब्बर सिंह नेगी है। ठीक है जी, गब्बर सिंह है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जब विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को मिल रहा था, तो उनसे इच्छा पूछी गई सम्राट के द्वारा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा भाई कि कर्णप्रयाग में एक स्कूल खोला जाए, कोई बढ़िया स्कूल खोला जाए, और दूसरा कर्णप्रयाग को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। तो यहां पर प्रश्न इसी अंदाज में है कि अंग्रेजों से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग किसने करी, यानी रेलवे लाइन कर्णप्रयाग में लाने की इच्छा किसके द्वारा जाहिर की गई? तो दरबान सिंह हमारा आंसर होगा। और ये इच्छा तब इन्होंने जाहिर करी थी जब इनको 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला 36वां प्रश्न। कौसानी किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? भाई कौसानी कहां पड़ता? भाई कौसानी बागेश्वर में है, पहले अल्मोड़ा में आता था, अब कौसानी जो है बागेश्वर में है। ठीक है जी। ये कौसानी जो है महात्मा गांधी का भी पसंदीदा स्थान रहा है, जहां पर इन्होंने 12 दिन तक रहकर जो है अनासक्ति योग के नाम से जो है भगवत गीता पर टीका भी लिखी थी। तो इसी कौसानी के बारे में बोल रहा है कि ये कौसानी जो है, ये शहर जो कौसानी है, ये बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। ये पहाड़, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या पिंगनाथ की पहाड़ी पर है, या तारापथ की पहाड़ी पर है, या नीलेश्वर की पहाड़ी पर, या भीलेश्वर की पहाड़ी पर है? बताइए इसमें से। एक ही तरफ जाएंगे, पिंगनाथ की पहाड़ी, इस पहाड़ी पर जो है ये कौसानी है। और कई बार प्रश्न ऐसा बनेगा कि पिंगनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आंसर क्या बनेगा? कौसानी में। और कौसानी किस पहाड़ी पर है, तो आंसर क्या बनेगा? पिंगनाथ की पहाड़ी। तो इस प्रकार से ये 36 का हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड में धारा पूजने की रस्म सामान्यतः आयोजित की जाती है बच्चे के जन्म पर, विवाह के समय, जनेऊ संस्कार के समय, या फिर 13वीं की तरह 13वीं में। बताना है आपको कि जो धारा पूजने की जो रस्म होती है हमारे उत्तराखंड में, ये किस अवसर पर होती है, सामान्यतः किस अवसर पर होती है? ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जैसे शादी विवाह होता है तो उसके बाद अगले दिन, शादी के अगले दिन जो है सुबह सुबह धारा पूजन की रस्म होती है ना। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? विवाह के समय ये धारा पूजने की रस्म होती है। 38वां प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में वायथा विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी वायथा विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्या झाड़ फूंक के लिए, शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए, तांत्रिक विद्या का प्रकोप खत्म करने के लिए, या बीमारी दूर करने के लिए? तो भाई वायथा जो पद्धति है ये हमारी झाड़ फूंक से संबंधित है। यहाँ पर झाड़ फूंक के लिए जो है
हमारा सही आंसर होगा कि झाड़ फूंक के लिए जो है वायथा विधि का प्रयोग किया जाता है। और कहां पर या कौन जनजाति, तो जौनसार में जौनसारी जनजाति द्वारा। आगे देखो 39वां प्रश्न है, उत्तराखंड में युवा नीति 2011 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। इसमें 18 से 27 वर्ष की उम्र के लिए को युवा माना गया है। ठीक है जी। खेल मनोरंजन पर्यटन व तीर्थाटन क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहन, आपदा प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मूल्य एवं एकता सामाजिक समरसता विकसित करने हेतु युवक व महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन से संबंधित है। भाई ये बात तो सही है, इसकी आपदा प्रबंधन वाली बात भी बिल्कुल सही है। और खेल मनोरंजन पर्यटन तीर्थाटन क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहन वाली जो बात है ये भी इसकी बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट है तो ये ए वाला 18 से 23 वर्ष की उम्र को युवा माना गया, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें दो वर्ग बनाए गए हैं, एक 14 वर्ष तक, एक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए और एक उससे 35 वर्ष तक के आयु को युवा माना गया इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 40वां प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया इन्होंने। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसकी स्थापना कब हुई, गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी 1960 में, 1960 में हुई, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। और इसमें गोविंद बल्लभ पंत जो नाम जोड़ा गया इसमें, ये कब जोड़ा गया, 1972 में। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत नाम इसमें जोड़ा गया 1972 में जोड़ा गया, ऐसा प्रश्न पेपर में आ रखा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे हम आईआईटी रुड़की बोलते हैं, ये 1847 में स्थापित हुआ था और इसे 21 सितंबर 2000 है या 2001 है, आप देख लेना, इसको आईआईटी का दर्जा मिला था। ठीक है जी। और स्थापित कब हुई, 1847। हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, ये कब स्थापित हुआ, 1973 में। और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1973 में। तो इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला है, ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, हमारा आंसर यहां पर रहने वाला है हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का संचालन होता है। भाई पहली बात तो है कि देव संस्कृत जो विश्वविद्यालय ये कहाँ है, शांतिकुंज हरिद्वार में है ये। और इसका जो संचालन किया जाता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे राज्य सरकार द्वारा, वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा, अगला है पतंजलि ट्रस्ट द्वारा, अगला स्थित नगर निगम द्वारा। किसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, बताइए फटाफट करके, संचालन किसके द्वारा किया जाता है। हमारा आंसर होगा बी वाला, वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा। ठीक है जी। वेद माता गायत्री जो ट्रस्ट है ये शांतिकुंज हरिद्वार में है। देव संस्कृत जो विश्वविद्यालय है ये भी हरिद्वार में जो है शांतिकुंज में है। शांतिकुंज हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी और वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 42वां प्रश्न, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। क्या अल्मोड़ा में है, कालागढ़ में, नैनीताल में, चमोली में। तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, बी वाला कालागढ़। और ये कालागढ़ जगह पड़ती है कहाँ, पौड़ी में। कालागढ़ जगह कहां पड़ती है, पौड़ी में। बहुत मोस्ट प्रश्न है, कई बार आ रखा है कि वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, कालागढ़ पौड़ी में है। आगे बढ़ेंगे, 43वां प्रश्न है, गोरखा सैनिक को समर्पित अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो खंगला या खलंगा होना था, खलंगा वार मेमोरियल कहां स्थित है। सहस्त्रधारा, गदरपुर, कपकोट, कालाडूंगी। बहुत इजी प्रश्न है, एक ही तरफ जाएंगे। सहस्त्रधारा रोड देहरादून में है, खलंगा है ना, खलंगा का युद्ध भी हुआ है 1814 में गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है जी। लेकिन जो खलंगा का खलंगा जो जगह पड़ती है कहां पड़ती है, यहां पर मेमोरियल भी है, ये सहस्त्रधारा रोड पर है, देहरादून में है। आगे बढ़ेंगे, 44वां प्रश्न, कोट के आधार पर चुनिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। बताना है आपको। बजरत पांडे ने अल्मोड़ा का संपादन किया, यानी अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया इन्होंने। ठीक है जी।
बिल्कुल सही बात है। अपने जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा, ये बात भी बिल्कुल सही है। बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति पत्र का संपादन नहीं किया, जबकि इन्होंने किया था। ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो इन्होंने शक्ति नामक पत्र निकाला था 1918 में, तो ये बात गलत है, जबकि किया था। और बद्रीदत्त पांडे आजीवन अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे, ये बात भी गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध में थे, ये विश्वास पात्र तो थे ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर रहने वाला है, हमारा क्या पूछा गया यहाँ पर, कौन सा विकल्प जो है सही है। तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, पहला और दूसरा वाला, यानी ए और बी कहाँ है, सी वाले ऑप्शन में। ये सी वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45वां है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में मिले 2 स्वर्ण पदक 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश की सुरक्षा कोष में दे दी थी। भाई 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो किस व्यक्ति ने अपने 2 जो स्वर्ण पदक थे वो एक प्रकार से सुरक्षा कोष में दे दिए भारत के, बैरिस्टर मुकुंदलाल, बलदेव सिंह आर्य, खुशीराम आर्य, बद्रीदत्त पांडे। बताइए इनमें से कौन सा है। डी की तरफ जाएंगे, बद्रीदत्त पांडे ने ऐसा काम किया, जो कि सराहनीय काम है। बद्रीदत्त पांडे द्वारा जो है 2 स्वर्ण पदक जो है भारत चीन युद्ध के दौरान सुरक्षा कोष में जो है दान में दिए थे। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किसे लोग बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है, ये प्रश्न भी आता रहता है। ठीक है जी, बुग्यालों की मदर टेरेसा या बुग्यालों की देवी बोल सकते हैं, बुग्यालों की देवी बोलो या बुग्यालों की मदर टेरेसा बोलो, कौन है भाई इनमें से, जिया रानी, बचेंद्री पाल, रूपा देवी, तिल रौतेली। तो हमारा आंसर बनेगा रूपा देवी। बचेंद्री पाल पहली महिला एवरेस्ट फतेह करता है 23 मई 1984। जिया रानी कुमाऊं की लक्ष्मीबाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। और तिल रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी या गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर रहने वाला वो कौन सा है, सी वाला। 47वां 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अहमदनगर किले में 1945 तक नजरबंद रखा गया, बताइए फटाफट करके। हरगोविंद पंत को, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, या फिर बैरिस्टर मुकुंदलाल या बलदेव सिंह आर्य। तो हमारा आंसर रहेगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। इस समय जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का चला था तो शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। उनमें से उत्तराखंड के जो व्यक्ति थे वो कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे देखो 48वां, निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन कर क्षत्रिय समाज सुधार में सक्रिय प्रयास किया, है ना, क्षत्रिय समाज में सुधार का सक्रिय प्रयास किया। श्रीधर किमोठी आजाद, शोभन सिंह जीना, महाराज मानवेंद्र सिंह शाह और हेमंत नंदन बहुगुणा। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा शोभन सिंह जीना। और इन्हें अंग्रेजों ने जो है राय बहादुर की उपाधि भी दी थी, राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसको, शोभन सिंह जीना। आगे बढ़ते हैं, अगला 49वां प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है। आपको ध्यान होगा गुरुकुल जो कांगड़ी है, गुरुकुल कांगड़ी जो है शुरू में आरंभ में 1900 में जो है ये पाकिस्तान में पंजाब के गुजरांवाला में यहां पर स्थापित हुआ था एक गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल से गुरुकुल कांगड़ी तब बनाई जब 1902 में, मार्च 1902 में जब इसे कांगड़ी में स्थापित किया गया था। और कांगड़ी में जब ये स्थापित हुआ 1902 में, जब ये कांगड़ी में स्थापित हुआ तो इसे गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जाना गया। ठीक है जी। तो इनमें से बताना है कि जो 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी स्थापित हुआ था इसके संस्थापक कौन है। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी बिरजानंद है, लाला मुंशीराम है या स्वामी राम है। तो यहां पर हम जाएंगे सी की तरफ, लाला मुंशीराम। और याद रखना कि जो लाला मुंशीराम है इनको स्वामी सरदानंद के नाम से जानते हैं, स्वामी सरदानंद के नाम से जानते हैं। और स्वामी सरदानंद ने ही गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी और स्वामी सरदानंद का जो मूल नाम है वो लाला मुंशीराम है, इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल उचित होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 50वां, चिपको मूवमेंट ये पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत मोस्ट पुस्तक है भाई। चिपको आंदोलन आप जानते हैं 1974 में रेणी गांव से शुरू हुआ था। 1972 से जो वन कटान चल रहा था उनके विरोध में, लेकिन 1974 में रेणी गांव में गौरा देवी के द्वारा जो है चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिखर पर पहुंचाने का काम जो है चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया। और शेखर पाठक के द्वारा चिपको मूवमेंट नाम की जो पुस्तक है ये लिखी गई। तो इसलिए हमारा सी आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं,
51वां प्रश्न, निम्नलिखित किस शासक का संरक्षण प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को प्राप्त नहीं था? यानी मौलाराम गढ़वाल का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है, जिनका पैतृक व्यवसाय सुनार है, और उन्हें किसके द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? तो बताना क्या प्रद्युमन शाह, ललित शाह, पृथ्वीपत शाह, जयकर शाह, किसके द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था? तो भाई इसका सी आंसर होगा, पृथ्वीपति शाह द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया था। बाकी यहां पर प्रद्युमन शाह के दरबार में भी था, ललित शाह के दरबार में भी था, जयकर शाह के दरबार में भी था, इन सभी के दरबार में था। आगे बढ़ते हैं 52वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्र नहीं है? ऐपण चित्र, कंडी चित्र, थापा चित्र, लक्ष्मी पौ चित्र। यहां से आया था ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं, किसको कहा जाता है? मीनाक्षी खाती को। और एक प्रकार के चित्र हैं ये, जैसे हम रंगोली बनाते हैं वैसे ऐपण बनाते हैं। तो यहां पर हमें बताना है कि लोक चित्र नहीं है। कौन से लोक चित्र नहीं है भाई? ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो नहीं है वो कौन सा है? कंडी चित्र नहीं है, तो बी वाला आंसर टिक करेंगे। 53वां भाई, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। अब भाई थड़िया जो नृत्य है, थड़िया नृत्य है, ये गढ़वाल में किया जाता है। और गढ़वाल में होने वाला जो थड़िया नृत्य है, ये किस अवसर पर होता है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, लगाइए फटाफट करके। क्या शिशु जन्म के अवसर पर, महिला की प्रथम बार मायके आने पर, विवाह के समय और सगाई के समय? तो हम जाएंगे बी की तरफ। महिला के प्रथम बार आगमन पर गढ़वाल में जो है थड़िया नृत्य होता है। और याद रखना आप, जो थड़िया नृत्य है, इसी के जैसे राजी जनजाति का एक नृत्य होता है, एक डांस होता है, जिसे हम रिंग डांस के नाम से जानते हैं। तो रिंग डांस राजी जनजाति का है, जो कि बिल्कुल थड़िया नृत्य के समान है। गढ़वाल की थड़िया नृत्य के समान राजी जनजाति का कौन सा नृत्य? तो हम बोलेंगे रिंग डांस नृत्य। आगे बढ़ेंगे, 54वां प्रश्न, कॉलम 1 कॉलम बी, इसमें फसलें और उनका प्रतिशत दिया हुआ है। आपको मैच करना है कि कौन सा सही हमारा विकल्प रहेगा। ये नए आंकड़े हैं, जो नया आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से है। इसका हमारा आंसर क्या रहने वाला है? देखो जरा, ठीक है जी, बताना है आपको कौन सा आंसर आपको ठीक रहेगा। मंडवा देखो आप, आगे 10% लिखा हुआ, क्या सही बात है? मंडवा का क्या रहने वाला है हमारे पास? मंडवा का ये रहेगा 6.1 का हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी 1 का बी चलेगा, 1 का बी आ जाएगा। 1 का बी कहां चाहिए हमें? पहले में ही मिल रहा भाई, 1 का बी है, 1 का बी है तो 2 का ए हो जाएगा, ठीक है जी, 2 का 3 का सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 55वां, राज्य स्तर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार क्या है भाई? 2011-12, 2015-16, 2017-18। हमारा आंसर होगा डी, 2017-18। आगे बढ़ते हैं 56वां प्रश्न। 56वां है, कीवी उत्पादन हेतु योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उत्तराखंड कीवी मिशन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और किसान संपदा। कीवी उत्पादन के लिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है अप्रैल 2025 में जो है अप्रैल 2025 में कीवी नीति जारी करी है, जो कीवी के उत्पादन के लिए है। और यहां पर योजना बोलेंगे तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां देखेंगे, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? है ना, 25 जुलाई के आसपास है, जुलाई 1979 में यूकेडी की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? इनमें से सरल सा प्रश्न है, हमारा आंसर होगा बी वाला, डी पंत, यानी डॉक्टर देवीदत्त पंत। डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में जुलाई 1979 में जो है यूकेडी का गठन हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा 58वां, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला? आपको देखना है कि उत्तराखंड में एक बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है 2016 में, और मुख्यमंत्री जब हरीश रावत थे तो उनके समय में लगा था 27 मार्च। आपको याद रखना है 27 मार्च 2016 को उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, इनके कार्यकाल में जो है 27 मार्च 2016 को जो है पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। और ये कितने दिन तक लगा?
हमारा आंसर होगा बी, 46 दिनों तक ये राष्ट्रपति शासन लगा। आगे बढ़ते हैं 49वां। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार, ये भी मोस्ट है, आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूस्खलन जोखिम वाले जिलों की सूची में उत्तराखंड के किन 2 जनपदों का पहला दूसरा स्थान आया है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, बागेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहने वाला है? रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो रुद्रप्रयाग और टिहरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 60वां प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कब जारी की? 10 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024, 28 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। तो हमारा आंसर रहेगा 21 दिसंबर 2024, 21 दिसंबर 2024। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक जो वन रिपोर्ट जारी करी 21 दिसंबर 2024 को जारी करी है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे जो है ये उत्तराखंड के जो है 60 प्रश्न पूरे हो गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपने नाम सुना है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसे हम बोलते हैं, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो है रिपोर्ट जारी करता है और 18 वन रिपोर्ट जारी हो गई है। पहली वन रिपोर्ट जो जारी हुई वो कब हुई? 1987 में। और 18वीं वन रिपोर्ट जो जारी हुई वो कब हुई? 21 दिसंबर 2024। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। हिंदी और उत्तराखंड हमने देख लिए हैं और अब आगे आप जीएस और रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे। अगर आप चैनल पर अभी तक आए नहीं हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके, आपको सूचना मिल सके इसकी। आज के लिए अब आगे देखिए आप जीएस और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसे आप देखिए आगे। ठीक है, चलो। दोस्तों अब हम रीजनिंग और जीएस का हिस्सा देखने वाले हैं। पहले हम जीएस का हिस्सा देखेंगे फिर रीजनिंग का आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है जीएस का हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप के कंबल के नाम से या उपनाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? कारण है कि आपके पास जो ये जलधारा है ये यूरोप में जब जाएगी तो वहां जमी हुई बर्फ को तोड़ देता है, जिस कारण से इसे क्या कहा गया? यूरोप का कंबल कहा गया है। केरोनी की जलधारा ठंडी जलधारा, ये गलत है आपके पास से। ये कैसी जलधारा है जी? आपके पास से गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में ही चलती है। गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर में चलेगी और उत्तरी अटलांटिक हिस्से में देखने को मिलेगी। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठीक मध्य में सारगेशो सागर स्थित है। बिल्कुल, सारगेशो जो सागर है उसके मध्य में आपके पास जो लाल रंग का है जो घास है सारगेशो, उसी के नाम पर उसका नाम भी रखा गया है। तो क्या है इसमें आपके पास? पहला और तीसरा क्या है सही और दूसरा कथन क्या है इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास से? सी वाला आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीटेड हो गया और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बिल्कुल आप ठीक तरीके से जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में नहीं, बिल्कुल गलत है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में उसके 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक। सहारा मरुस्थल अर्ग, रेग और हमाद तीनों प्रकार के रेगिस्तान से बना हुआ है। अर्ग, रेग, हमाद का मतलब है कि जिसमें आपके पास पथरीली हिस्सा, रेतीली हिस्सा और दोनों हिस्सा सम्मिलित होते हैं, उसे अर्ग, रेग और हमाद के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें भी है, इसमें पत्थर भी है, आपके पास रेत भी है और दोनों का मिश्रण भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका तीसरा हिस्सा क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा होने वाला। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेविस जलसंधि से होकर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रभावित। बिल्कुल सही बात है। आपके पास जो आपके पास कौन है? जो डेविस जल संधि है जो आपके पास से क्या है? अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी में देखने को मिलेगा, उनके मध्य ही आती है। इधर होना चाहिए था इसको पाक, ये डी की जगह ये का होना चाहिए। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बिल्कुल सही बात है। अगला, सुगारू जल संधि जापान के होन्शु द्वीप को क्यूशु द्वीप से अलग करता है। ये बिल्कुल गलत है। ये होन्शु को होक्काइडो से क्या करता है जी? अलग करता है। वो आपको ध्यान रखना है कि जापान के 4 द्वीपीय हिस्से हैं।
ये आपके पास से क्या है, होक्काइडो है, ये होन्शु है, और इसी के मध्य क्या है, सुगारू जल संधि। इधर से आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास क्यूसोसो आएगा, और इधर से क्यूसो आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से इसके क्या है जी, 4 हैं। तो यहां से आपके पास ये जोड़ती है, तो ये वाला कथन गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक, अगला, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। और इधर एक और लिया गया है क्या, भारत के संविधान में जो विभिन्न सारे तथ्य हैं, विभिन्न सारी जगहों से हमने लिए हैं, उनको मैच करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधि सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। अब ठीक तरीके से जानते हैं, एक है विधि का शासन और एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि का शासन है हमने कहां से ले रखा है जी, ब्रिटेन से ले रखा है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ले रखी है, जापान, तो जापान हो जाएगा क्या, तीसरा। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधि सुरक्षित रखना, तो ये हमने लिया है कहां से, कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये हमने कहां से ले रखी है जी, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका हो जाएगा पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉकलैंड द्वीप आपके पास यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के मध्य विवादित है, पहला लिखा गया आपके पास है। दूसरा लिखा गया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। तीसरा लिखा गया आपके पास तस्मानिया द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश का अधिकार है। और चौथा लिखा गया आपके पास है जिंजीबार द्वीप को लॉन्ग द्वीप की संज्ञा दी गई है। अगर आप में से किसी को पता है कि इसका क्या आंसर होने वाला है, तो जल्दी से कमेंट्स कर सकता है और बता सकता है कि कौन कहाँ है और किसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप में से किसी को भी जानकारी तो फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो फॉकलैंड द्वीप है यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के मध्य विवादित नहीं है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो आपके पास सुमात्रा पर नहीं बल्कि किस पर है, जावा द्वीप पर है। तस्मानिया जो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया देश का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और आपके पास जिंजीबार द्वीप को लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो आपके पास से कहां, तंजानिया देश का हिस्सा है। तो ये चौथा, ये बी वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला, ऐसी मुद्रा जिसे शीघ्र प्लान कर जाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी या टोकन मनी। तो आप जानते हैं कि जो जल्दी से शिफ्टिंग हो सकती है आपके पास है, उस मनी को इकोनॉमी में क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। क्या मनी कहते हैं जी, उसको हॉट मनी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, 66 का ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, पर्वतीय, आर्द्र, शीतोष्ण वन। अब जानते हैं कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र ही कम है, उसके ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये ज्यादा नहीं हो सकता है। उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन में भी भारत में ज्यादा नहीं है आपके पास है, ये भी नहीं हो सकता है। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो भारत में पर्णपाती वनों की ज्यादा है, और उष्ण कटिबंधीय कैसे, आर्द्र पर्णपाती वन, इनकी संख्या क्या है जी, भारत में ज्यादा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हरियाली योजना का संबंध है फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या वन प्रबंधन से। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, 2019 के एग्जामों में खूब बार पूछा गया, और केंद्र सरकार की यह योजना है जो आपके पास संचालित की गई थी। तो आप में से किसी को जानकारी है ठीक तरीके से तो फटाफट बता सकता है। तो हरियाली का जो संबंध था वो जल प्रबंधन को मेंटेन करने से था, किसका था जी, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक, अगला, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर किस देश में है, याला ग्लेशियर, जापान में, भारत में, दक्षिण कोरिया में, नेपाल में। तो नेपाल में आपके पास यह ग्लेशियर है जिसको हाल ही में क्या किया गया है, मृत घोषित किया गया है। नाम क्या है जी इसका, याला ग्लेशियर। ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस सर्वाधिक हैं। अगला, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालय की संयुक्त पहल है, गृह मंत्रालय और युवा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की क्या है जी, आपके पास से संयुक्त योजना है जो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 के नाम से संचालित की गई थी। अगला, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का
उद्देश्य था, क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में विलीन करने के किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही बात था। उन्होंने कहा कि हाँ, हम क्या करेंगे कि भारतीय जो राज्य है उसको परित्याग नहीं करेंगे, वो ब्रिटिश राज्य में ही रहेंगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन क्राउन के अंतर्गत रखना, ये बिल्कुल सही बात थी आपके पास। भारतीय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, ये बात गलत है आपके पास, इसके बारे में तो विचार ही नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को ही समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो आंसर क्या होने वाला है आपके पास? पहला वाला। ठीक। अगला अगला है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट वास्टिन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। तो आंसर होगा इसका सी वाला, मेजर बारो को क्या किया था आपके पास? संथालों ने पराजित किया था। कब? 1855 में। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था या फिर किस उद्देश्य से इसको संगठित किया गया था? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन? नहीं, सत्यशोधक समाज तो आपके पास जानता ही महाराष्ट्र का हिस्सा है। गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन? नहीं, ये भी गलत है आपके पास। महाराष्ट्र का एक जाति विरोध व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन? बिल्कुल सत्यशोधक समाज, बड़ा फेमस समाज हुआ करता था। ठीक। अगला, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी है, दीनबंधु मित्र है, प्रेमचंद्र है। तो क्या है इसमें आपके पास पुस्तकें एक और दी गई है और आप में से बहुत सारे लोगों को ठीक तरीके से जानकारी होगी कि दीनबंधु मित्र जो है वो जो आपके पास थी वो नील दर्पण पुस्तक थी। शतरंज के खिलाड़ी किसकी? आपके पास प्रेमचंद की। अगर आपको दो ऑप्शन भी ठीक तरीके से ध्यान है तो आंसर हो सकता है। सी का क्या होना चाहिए जी? सी का होना चाहिए पहला। सी का क्या होना चाहिए? और सी का इसमें पहला बन रहा है और बी का होना चाहिए तीसरा और बी का तीसरा होना चाहिए। तो अब आंसर सीधा मिल गया आपके पास। बंकिम चंद्र जी का आपके पास क्या? देवी चौधरानी आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? क्या लिख रहा है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो इसका लगभग मुख्यालय था लंदन में था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में था, इंडियन एसोसिएशन मुंबई में था। तो अब में से जिन लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है तो जल्दी से कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। 5 सेकंड का आपके पास टाइमिंग है, टाइमिंग शुरू होता है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि क्या आंसर होने वाला है इसका, कि कौन किसका हेडक्वार्टर कहां कहां हुआ करते था और किन जगहों पर देखने को मिलेगा। दीदी आप लोगों ने आंसर? तो आंसर होगा इसका आपके पास कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्यालय कहां था? कलकत्ता में था। क्लियर? और इंडियन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां था? मुंबई में नहीं था, सुमेलित नहीं है। तो ये आपके पास सुमेलित वाला कथन नहीं है। कौन सा वाला? दूसरा और चौथा वाला। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार क्या था? वेवेल योजना तो लगभग दोनों ने इनकार कर दी थी आपके पास। भारत विभाजन तो बहुत लेट में है आपके पास है, तो 1944 की बात चल रही है। बलभद्र शाह सूत्र, ये भी गलत है आपके पास है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, ये भी आपके पास दिया गया एक ऑप्शन है। क्या लिख रहा है जी? 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था वेवेल योजना, भारत का विभाजन, बलभद्र शाह सूत्र, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। ये 4 ऑप्शन दिए गए इसमें आपके पास है। तो अगर हम बात करेंगे तो संभवतः इसमें एक ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहां बलभद्र शाह सूत्र नहीं होना चाहिए था आपके पास से। ये इस ऑप्शन की जगह आपके पास होना चाहिए था राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य सूत्र जो हुआ करता था, उसके आधार पर इन दोनों की वार्ताएं क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। तो जो सी राजगोपालाचार्य थे उन्होंने एक सूत्र दिया था जिस पर वार्ताएं क्या हो गई थी? असफल हो गए थे। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए था इसका, इसके जगह पे राजगोपालाचार्य होना चाहिए था। तो आंसर होगा राजगोपालाचार्य सूत्र। ठीक। अगला कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है, मतलब मानसून जब निवर्तन आता है, लौटता है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला? साफ
साफ आकाश से, बिल्कुल आसमान साफ हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, बिल्कुल होता है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, बिल्कुल होता है। और आप जानते हैं तभी जाकर आपके पास क्या जाएगा, भारत से मानसून वापस जाएगा। तो आंसर होने वाला 1 2 3। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा मतलब खोज करता है, आपके इतिहास का क्वेश्चन है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा, बिल्कुल ठीक। लोथल SR राव ने ढूंढा था, बिल्कुल ठीक। सुर कोदड़ा, शुद्ध कोदड़ा आपके पास JP जोशी ने ढूंढा था, ठीक। अब धोला बीदर बीके थापर ने नहीं, बीके थापर ने जगतपति जोशी, JP जोशी ने ही ढूंढा था। तो ये वाला आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से संबंधित है। वर्कबुक आपके पास है किससे? एक्सेल से है या किसी अन्य से? MS पावर पॉइंट से है, MS वर्ड से है? तो सामान्य तौर पर जो वर्कबुक काम करती है वो किसमें करती है? MS एक्सेल में काम करती है। किसमें करती है जी? MS एक्सेल में काम करती है। अगला, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, या आपके पास फास्फेटों का बाहुल्य। तो आप जानते हैं लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, या फेरिक ऑक्साइड ही कह सकते हैं उसको। तो आंसर होगा इसका कौन सा वाला? सी वाला, ठीक। अगला, ये कह रहा है कि विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डैश डैश होता है। किसमें होता है? पॉइंट वेब में, पॉइंट सिट में, पॉइंट WPD में आपके पास, या डिफ में आपके पास होता है। तो ये होता है जो आपके पॉइंट वेब में आपके पास होता है। इसका एक्सटेंशन इसी रूप में देखा जाता है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्लियर? बंधुता, संप्रभुता, समानता, ये तो पहले से हमारे किसमें था? प्रस्तावना में था। बाद में कौन जोड़ा गया जी? अखंडता शब्द जोड़ा गया। 76 में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन आपके पास एकमात्र संशोधन हुआ अभी तक किसमें? संविधान में। तो कौन सा वाला है जी आपके पास है? अखंडता शब्द। ये आंसर हो जाएगा। ये बाद में जोड़ा गया 42वां अमेंडमेंट जो आपके पास हुआ था कब? 1976 में, इंदिरा गांधी के काल में, जिसे आपके पास भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा नाम रखा गया। यह अधिनियम कब का है? 2010, 2011, 2012, 2013। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 2011 में ये आपके पास नाम परिवर्तन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? बहुत फेमस है। 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, जो काफी विवादों में रहा, जिसका कि CAA आ गया है, का आ गया है, इससे मुसलमानों के आपके पास क्या जाएगी जी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो खूब फेमस में रहा। आज तक कुल मिलाकर के 6 बार संशोधन हो गए। 2019 वाला बड़ा चर्चाओं में रहा। तो कब कब नहीं हुआ? 1986 में हुआ, 1963 में नहीं हुआ जी आपके पास। ये 63 गलत है, 73 होना चाहिए था इसके। 2003 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। तो इस समय नहीं हुआ था। बहुत फेमस है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन। अगला, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों के किस स्थान पर रखा गया है? अगर आप इसको देखोगे तो इसको 4 भागों में बांटा गया आपके पास है। एक लिखा गया आपके पास से क्या जी, जिसे आप कह सकते हैं मॉरल ड्यूटीज आपके पास रखी गई है। और एक आपके पास से क्या रखी गई, जो क्या है संवैधानिक ड्यूटी रखी गई है आपके पास। और एक आपके पास क्या रखी गई, जो आपके सामान्य तौर पर क्या है, ऐसे कर्तव्य हैं जो जब आपकी जरूरत हो तो आप वहां प्रस्तुत हो जाएं। तो कुल मिलाकर के मौलिक कर्तव्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उन 4 श्रेणियों में से जो आपके पास एकता अखंडता की बात है, वह तीसरे कैटेगरी का आपके पास क्या है? शब्दावली है। तो इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 में से आपके पास जो तीसरी श्रेणी है, उसमें आपके पास क्या शब्द आता है? प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? मतलब कहां प्रस्ताव लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति? और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं? आपके पास है राज्यसभा। तो राज्यसभा ही ऐसा कर सकता है। किसके द्वारा हो सकता है जी ऐसा? राज्यसभा के द्वारा। ठीक। अगला,
किस राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? मतलब दोनों नहीं है आपके पास, कुल मिला के एससी का भी नहीं है और एसटी का भी नहीं है। तो अरुणाचल में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, अगला, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? क्या उसमें स्टेटमेंट दिया गया? क्या भोजन, काम और उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय आय की जांच प्रतिशत वृद्धि दर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो बहुत फेमस था जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें लिखा गया था कि भोजन, काम और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ये इसका क्या हुआ करता था? नारा हुआ करता था, ध्येय वाक्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन किसने किया? यह क्वेश्चन बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने, ए दलाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने? तो गठन तो किया था सुभाष चंद्र बोस ने आपके पास, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सुभाष आपके पास जवाहरलाल नेहरू है। तो गठन करने वाले कौन थे? आपके पास सुभाष चंद्र बोस। बहुत फेमस हुआ करता था आपके पास से क्या, हरिपुरा अधिवेशन, उस अधिवेशन के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश कौन बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा जी अंगोला। अंगोला इसका 123वां सदस्य बना हुआ है। अब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस ने 2015 में किया था। कब किया था जी? 2015 में किया था। और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर का है भारत के गुड़गांव में स्थित है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी को खूब प्रोत्साहित किया जा रहा है आपके पास है, जिससे आपके पास क्या एनवायरमेंट को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो हाल ही में कौन बना है जी इसका मेंबर? अंगोला बना हुआ है, या अंगोला इसका 123वां सदस्य बना हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है रीजनिंग के। क्या कह रहा है कि दिया हुआ सेट है 39, 28, 19, तो इसी के आधार पर अगला कौन सा सेट ठीक होने वाला है? तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें देखेंगे तो -11 का अंतर है, और इसमें देखेंगे आपके पास तो 18 में से 9 गए, -9 का अंतर है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपके पास +2 करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? +2। 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 9। 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 7। ऐसी थ्योरी किस और में अप्लाई हो रही है? तो देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले है 84, फिर है 67, फिर है 52। इसमें और इसमें अंतर देखा हमने। 14 में से 7 गए तो 7 बचेगा, और 18 में 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ हमने डिफरेंस ढूंढा तो 7 में से 2 गए तो कितना बच गया जी आपके पास? 5, और 6 में से 7 गए तो कितना बच गया? 1। बिल्कुल से -11 है, ये -15, और यहाँ अंतर फिर कितने का आ रहा है? 2 का। बिल्कुल ठीक हो गया आपके पास। तो पहला आंसर क्या हो गया जी इसका? ठीक हो गया है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ETMI अक्षरों में से प्रत्येक का प्रयोग प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके 3 से अधिक अर्थपूर्ण क्या बन सकते हैं? शब्द बन सकते हैं जी आपके पास। कितने बन सकते हैं? 3 से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। ठीक, अगला कह रहा है आपके पास है कि PILE को यदि LIPE और स्टार को ऐसा लिखा जाए तो क्या होगा? ये लिखा है जी PILE को, क्या लिखा है इसने? LIEP लिखा गया। तो क्या कर रहा है इसमें? देखो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, और ये यहां चला गया। सेम स्थिति ये इसका भी बना के जा रहा है आपके पास। तो क्या है जी आपके पास? STAR, उसने क्या लिख दिया? ATRS। तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, और ये यहां चला गया। सेम आपके पास किसमें भी? सेंड में क्या होने वाला है? तो इसी तरीके से सेंड का भी आप करोगे तो क्या बन जाएगा? S लास्ट में चला जाएगा आपके पास से, क्लियर है, और D यहाँ पे आ जाएगा, E आपके पास सामने आएगा, और N इसके नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या बनने वाला? C वाला। ठीक, अगला, बिना T बिंदु से सीधे चलकर U तक जाती है जो 4 फीट की दूरी है, वहां से वह बाएं 90 डिग्री पर घूमता है और चलता है। ठीक है, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन क्वेश्चनों, डिस्टेंस की क्वेश्चनों में ठीक तरीके से अगर आप डायरेक्शन देख लेते हो और कितने डिग्री घूम रहा है तो आंसर निकल आता है। मेरा T बिंदु से सीधे चल करके U तक जाती है। जब सीधा चलता है तो हम कहेंगे सीधा, मतलब उत्तर की ओर चलने की प्रयास किया जा रहा है। तो आपके पास क्या होता है जी? सीधा चलता है, और सीधा चलता है, और T बिंदु से सीधा चलकर U तक जाता है,
जो 4 फीट की दूरी पर है। तो टी से कहाँ गया जी, ये टी है, ये यू है, और कितना गया 4 फीट जाता है। वहां से वहां बाएं मुड़कर डब्ल्यू तक जाता है, और कहाँ मुड़ता है जी, बाएं मुड़ता है। अब जब ऊपर की ओर जाएगा तो बाएं इधर है, 90 डिग्री घूमता है आपके पास है, और डब्ल्यू तक जाता है जहां 4 फीट की दूरी है। तो यहां से वो इधर गया, और कितनी फीट की दूरी है, 4 फीट की दूरी है, और कितना डिग्री गिरा, 90 डिग्री घूमा आपके पास है। ठीक, फिर वहां दाएं मुड़ता है, दाएं उत्तर की ओर हो जाएगा, 3 फीट चलता है, और ये उत्तर गया जी, और कितना चलता है, 3 फीट चलता है, और पी तक जाता है, पी तक जाता है। ठीक, पुनः यहां दाएं मुड़कर 1 चलता है, दाएं मुड़ता है और 1 फीट चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है जी, 1 फीट चलता है, और क्यू तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है जी, क्यू तक पहुंच जाता है। तथा फिर वहां 90 आपके पास दाएं मुड़कर 3 फीट चलता है। अब वो आपके पास जब इधर जा रहा है तो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 1 फीट जाता है आपके पास से, किधर जाता है जी, 1 फीट जाता है आपके पास से, और फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है जी, 3 फीट चलता है। दाएं मुड़कर कितना चलता है आपके पास से, 3 फीट चलता है। तो आपके पास से क्या होने वाला है, ये कह रहा है कि दाएं मुड़कर 3 फीट चलता है आपके पास से। तो ये डायग्राम थोड़ा सा नीचे की जगह में एक किनारे बना लेता हूं, ताकि आपको ये साफ साफ दिखे कि ये है क्या आपके पास है, वरना फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर से इधर डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा टी बिंदु से सीधे उत्तर की ओर, सीधे यू की ओर चलती है, तो मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं इसको, ताकि थोड़ा सा ये आपको ठीक तरीके से समझ में आए। यहां से यहां गया आपके पास ये यू से टी की ओर, टी से यू की ओर गया आपके पास, टी से कहां गया जी, यू की ओर गया, और कितना गया जी आपके पास, 4 फीट गया। ठीक, वहां से वहां 90 डिग्री बाएं मुड़कर डब्ल्यू की ओर जाता है। अब यहां से इधर जा रहा है, और कितना जा रहा है जी, बाएं जा रहा है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो दाएं इस ओर होता है और बाएं इस ओर होता है, और कितना जाता है, 4 फीट जाता है, इधर जाता है और 4 फीट जाता है। ठीक, मुड़ जाता है, डबल तक जाता है 4 फीट। फिर वहां दाएं मुड़ता है, जब इधर जाएगा तो दाएं इसका ऊपर होगा, दाएं मुड़ करके 3 फीट, दाएं मुड़ करके 3 फीट जाता है, और अब दाएं मुड़ता है और कितना चलता है जी, 3 फीट चलता है। यहां से ये ऊपर जाएगा, 3 फीट जाएगा, कितना जाएगा जी, 3 फीट जाएगा, और क्या करता है जी आपके पास से पी तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंचता है, पी तक पहुंचता है। पुनः ये दाएं मुड़ करके, अब इसका दाएं इधर होने वाला है, और एक क्या चलता है जी आपके पास से, 1 फुट चलता है। कितना चलता है जी, 1 फुट। तो दाया इधर जाने पर 1, इधर आपके पास से 1 चला गया आपके पास है। ठीक, चलता है और क्यू तक पहुंच। अब वहां से ये क्या करता है जी, बाएं मुड़ करके, वहां से क्या करता है, ये बाएं मुड़ करके 1 फुट चलता है। अब इसका जो इधर है, बाया इधर है आपके पास है, बाएं मुड़ करके 90 गुड़ता, बाएं मुड़ता है और 1 चलता है। कितना चलता है जी, 1 चलता है, और कहां तक पहुंच जाता है आपके पास से, बाएं मुड़ करके वे तक पहुंच जाता है। अंत में फिर से वह क्या करता है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ करके और चलता है, और कितना चलता है जी, 3 फीट चलता है। तो ये 3 फीट है, ये 1 फीट है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि ओ तक पहुंच जाता है, ये ओ तक पहुंच जाता है, और टी और ओ के बिंदु में 0। अब देख लो जरा ठीक तरीके से, ये डिस्टेंस 4 की है, कितने की है, 4 की। ये वाली यहाँ पे कितने की, 1 फीट की, और ये वाली यहाँ पे कितनी है, 3 फीट की। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। इसका मतलब ये सीधे इसकी खोपड़ी के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया है, इसकी खोपड़ी के ऊपर। अब वो कह रहा है कि टी से ओ तक की दूरी, ये 3 और 1 ये 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया जी, 8 फीट। आंसर क्या होगा, 8 फीट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभय नीना का पति है। तो जो अभय है वो किसका पति है जी, नीना का पति है। जो अभय है, अभय किसका पति है, नीना का पति है, नीना इसका पति है। ठीक है, और सुनीता अभय की मां है। जो सुनीता है वो किसकी मां है, अभय की मां है। तो अभय की जो मां है वो कौन है जी, सुनीता मां है इसकी। ठीक है, सोहन नीरज के पिता हैं, जो सोहन है नीरज के पिता हैं। ठीक है, और अभय नीरज का चाचा है। तो जो अभय है वो किसका चाचा है जी, नीरज। नीरज का क्या है, ये चाचा है। और आप जानते हैं कि सोहन नीरज के पिता है, तो नीरज का पिता कौन है, सोहन है। क्लियर, ये पिता है। अब ये कह रहा है आपके पास है, तो सोहन नीना का कौन है। तो सोहन नीना से कैसे संबंधित है, क्लियर। ये इसका चाचा है, ये इसका क्या है जी, चाचा है।
अब दरअसल है क्या कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास क्या गढ़वाल में हम ऐसा शब्दावली इस्तेमाल करते हैं कि ये जो चाचा है इसका मतलब है ये ताऊ होगा इसका। दरअसल रीजनिंग में ऐसा शब्दावली इस्तेमाल नहीं होती कि वो ताऊ है उसका आपके पास से, कि अगर वो जब तक लिख कर ना दे कि अबे का बड़ा भाई सोहन है या अबे का छोटा भाई सोहन है, तब तक इस मामले का हम ठीक तरीके से ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बड़ा ही है, क्योंकि मैं आपके पास रीजनिंग में चाचा ताऊ के लिए भी चाचा शब्द इस्तेमाल किया जाता है आपके पास है। तो इस मामले में जब तक हमें स्पष्ट पता नहीं कि अभय का वो बड़ा भाई था या छोटा भाई था, तो इस मामले में अगर वो बड़ा भाई हुआ तो नीना इसे जेठ कहेगी, अगर वो छोटा भाई तो उसे क्या कहेगी जी, देवर कहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास। जब भी आप रीजनिंग सॉल्व करेंगे तो इस तथ्य को बहुत जरूरी ठीक तरीके से देख लेना है इसको। ये अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर भी गड़बड़ हो जाएगा आपके पास है। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका, जेठ या देवर बनेगा। केवल जेठ या देवर नहीं होने वाला जब तक वो स्पष्ट लिखे नहीं इस मामले में। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर एक और तीन हैं, बी ए और सी के बीच में है, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर बैठे हैं, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जब डायरेक्शन नहीं दी रहती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, ना दायां दे रखा ना बायां दे रखा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो आप ये तीन लाइन ऊपर खींच दो, तीन लाइन, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, 1 2 3 4 5 और 6। हमें नहीं पता किसका मुंह कहां की और कौन दाएं कौन बाएं, और ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा उसने। और जब ऐसा नहीं दिया होता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्लियर? उसने कहा कि बी जो है ए और सी के मध्य में है, तो हमने बी बैठा दिया, ए और किसके मध्य बैठा दिया जी, सी के मध्य बैठा दिया। अब हम यहाँ ए भी लिख सकते हैं, यहाँ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो ना उसके दाएं बता रहा है ना उसके वो बाएं बता रहा है। और जब वो ऐसा नहीं बताता तो आप सीधा इसको ऐसे ही एज्यूम करके रख सकते हो। ठीक, राजनीतिक और व्यापारी एक छोर पर हैं, इसका मतलब है बाकी लोग और कोई बचे नहीं। क्योंकि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं आपके पास है, क्योंकि बी ए और सी के बीच में बैठा है और कौन है जो आपके पास बी है, जो कौन है जी आपके पास, जो सी है वो एक प्रोफेसर है, एक कौन है, प्रोफेसर। अगर सी प्रोफेसर है, सी क्या है जी, प्रोफेसर है, तो इसका मतलब है कि ए राजनीतिक अधिकारी नहीं हो सकता है, राजनीतिक और व्यापारी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये दूसरी लाइन पर होंगे। किस लाइन पर होंगे, दूसरी लाइन पर होंगे आपके पास। ठीक, दूसरा वो कह रहा है कि सी प्रोफेसर और डी के बगल में बैठा, यानी कि जो बी है वो क्या है, डॉक्टर है। तो बी क्या निकल गया जी आपके पास, डॉक्टर निकल गया। बी क्या निकल गया, डॉक्टर निकल गया। तो डॉक्टर के मध्य में बैठा है, क्या लिख रहा है जी, सी प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा है, व्यापारिक इंजीनियर के सामने बैठा है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने। तो इसके सामने सैनिक अधिकारी कौन है जी, सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी। क्लियर है? और उसने लिख दिया आपके पास ई एक सैनिक अधिकारी, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ई है। इसके मतलब यहाँ पे कौन है, ई है। तो डॉक्टर के सामने ई हो गया आपके पास। और दूसरा क्या कह रहा है कि व्यापारी इंजीनियर के सामने है। व्यापारी किसके सामने है जी, इंजीनियर के सामने। अब सीधी सी मतलब है कि आपके पास, हमने अभी भी बात की थी कि ए और सी इनमें से कोई भी क्या नहीं है, राजनीतिक और व्यापारी नहीं है। तो सीधी सी बात है, तो ए क्या होगा, इंजीनियर। ए क्या निकलेगा जी, इंजीनियर निकलेगा आपके पास। और इंजीनियर के सामने कौन बैठा हुआ है जी, व्यापारी। तो यहाँ पे कौन है, व्यापारी है। और यहाँ पे कौन बच गया आपके पास, राजनीतिज्ञ। अब हम ये स्पष्ट नहीं कहेंगे कि कौन राजनीतिज्ञ और कौन व्यापारी है। हो सकता है आपके पास यहाँ पे कौन, जो डी हो वो व्यापारी हो और जो आपके पास से कौन हो, एफ ओ राजनीतिज्ञ हो गए। स्पष्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं। तो बताएं कि डॉक्टर के सामने कौन है, डॉक्टर के सामने कौन बैठा हुआ है जी, सैनिक बैठा हुआ है आपके पास है। क्या लिख रहा है जी, तो बताएं कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर कौन निकल रहा है जी, तो डॉक्टर कौन निकल रहा है, बी। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। बहुत इजी होते हैं, जब इनमें दाया बाया या उत्तर दक्षिण नहीं दे रखा तो सीधा बैठा करके आप एज्यूम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 3 20 आपके पास 63 144 275 का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ठीक तरीके का क्वेश्चन है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। जो 3 है, 20 है, 63 है, 144 है, 275 है। इसको देखो कि कैसे सॉल्व होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। गैप निकालते जाएंगे, कितना है जी,
17। गैप निकालते जाएंगे तो घटाएंगे, आपके पास है 3 में से 3 का 3 और 6 में से 2 गए तो कितना बचने वाला 4, 43। घटाएंगे जी, 3 में से 4 गए कितना बचेगा 1, और 14 में से 6 गए तो कितना बचने वाला है 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। क्लियर। और उसके बाद आपके पास क्या है, घटाएंगे 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 1 गए 1, 131। क्लियर। फिर डिफरेंस निकाल लो इसका, आपके पास डिफरेंस निकालेंगे 13 में से 7 गए कितना 6 और 3 में से 1 गए कितना बचने वाला है 2। फिर डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच में क्या होने वाला है, 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा 8 और 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा 3। फिर डिफरेंस निकालेंगे इसके मध्य। अब ये ऐसे जुड़ता हुआ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसके डिफरेंस निकालेंगे, 1 में से 1 गए कितना हो गया जी 0 और 13 में से 8 गए कितना हो गया 5 और फिर इसके आगे का डिफरेंस भी होगा। क्लियर। अब इसके मध्य कितने का अंतर है 12 का, इसके मध्य भी कितने का अंतर है 12 का, इसका मतलब इसके मध्य भी कितने का अंतर होगा 12 का। कितने का होगा 12 का। 50 और 12 जोड़ेंगे 60 और 2 कितना हो गया जी 62। कितना हो गया 62। 62 इसके साथ जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3 और 13 और 6 कितना हो गया 19। 13 और 6 कितना हो गया जी 19। अब जोड़ेंगे इसको, 5 और 3 कितना हो गया 8 और 10, 9 और 7 कितना हो गया 16, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आंसर कितना हो गया जी 468 आंसर हो गया है। इस तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण और कई बार रिवाइज हो चुका है इन क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है उसने, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से आकृति कंप्यूटर जीरोक्स और मशीन, जीरोक्स मशीन तथा कार्यालय उपकरण के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखो, जो कार्यालय होगा उसमें कंप्यूटर भी आएगा और कौन भी आएगा जीरोक्स आएगा। तो कंप्यूटर, कार्यालय के उपकरण में कंप्यूटर और जीरोक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ये वाला जो आंसर है वो ठीक बनेगा। बाहर आएगा कार्यालय, इसके अंदर आएगा कंप्यूटर और दूसरा क्या आएगा जीरोक्स आएगा। हम क्यों कह सकते हैं कि कार्यालय के उपकरणों में जीरोक्स भी आता है और कार्यालय के उपकरणों में कंप्यूटर भी आता है। ठीक। अगला 99 वाला, 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे। अब ध्यान रखो, अब 5 जून से लेकर 31 जुलाई तक, अगर 5 जून को जब तक कोई बार नहीं दे रखा है, कोई वार नहीं दे रखा है, या हमें 31 जुलाई का कोई वार नहीं दे रखा है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं ज्ञात हो सकता है। हमें देना ही होगा उस क्वेश्चन में, उसको लिखना होगा कि 5 जुलाई को मंगलवार था या बुधवार था या बृहस्पतिवार था। जब तक ऐसा मेंशन नहीं करेगा आंसर नहीं होने वाला है। तो हम कर सकते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते इस मामलों के क्वेश्चन को, क्योंकि उसने तारीख तो दे रखी है लेकिन दिन नहीं दे रखा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की घड़ी में 12 की जगह m अंकित है, 1 की जगह n अंकित है, तो आगे क्वेश्चन में ऐसे बनाया गया। मतलब आपको घड़ी बनाना है, घड़ी बना ली, जैसे लिखते हैं कि 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि इसके जगह क्या लिख दो m, इसके जगह n, ये O, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V, ये W, ये X, ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि 8:54, कितने बजकर कितने मिनट 8:54, मतलब घंटे की सुई 8 और 9 के मध्य होगी और मिनट की सुई 10 और 11 के मध्य होगी। किसके मध्य होगी जी 10 और 11 के। अब वो कह रहा है कि 8:54 बजे मिनट की सुई किन दो अक्षरों के मध्य होगी। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए W और X के मध्य, X और W के मध्य, इनमें से कोई ऑप्शन है तो नहीं, आंसर होगा D वाला। ठीक है, थैंक यू।